चलिए देखिए, हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं, ये यूनिट से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? यूनिट से। यूनिट से। घटना चक्र से करवा रहे हैं, एक एक लाइन ध्यान से देखते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन। साइंस कितना क्वेश्चन है सिलेबस में? 30 गो कि 25 गो? 25 नंबर। 25 गो, 25 शायद है। हाँ, तो इतना इनफ होता है। यूनिट्स, यूनिट्स मतलब होता है मात्रक। याद रखिएगा, दो प्रकार का होगा, एक तो फंडामेंटल यूनिट होता है और एक इससे जो निकलता है, मतलब इसी के तर्ज पर डिराइव्ड यूनिट जो रहता है वो रहेगा। एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट की संख्या कितना है? 7 है, दिए हुए हैं नीचे। लंबाई का हो जाएगा मीटर, मीटर। द्रव्यमान का हो जाएगा केजी, केजी। समय का सेकंड, ताप का केल्विन। ताप का डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है, केल्विन होता है सही मात्रक, इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ के परिमाण का मोल। सबका संकेत भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। फिर है इधर दिए हुए भौतिक राशि और इससे जो डिराइव्ड यूनिट है वगैरह वगैरह वो सब दिया हुआ है। जैसे आयतन का हो जाएगा एलवीएच, फार्मूला भी जानते हैं किसी का, एलवीएच लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। फिर घनत्व बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन, ये सब निकालने में काम आएगा आपका। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, त्वरण हो जाएगा वेग परिवर्तन बटे समय, बल हो जाएगा द्रव्यमान इंटू त्वरण, याद रखिएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। कार्य हो जाएगा आपका बल इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ डी कॉस थीटा होता है ना, वर्क बराबर। हाँ। फिर शक्ति हो जाएगा कार्य बटा समय, समतल कोण हो जाएगा रेडियन, धन कोण हो जाएगा स्टेरेडियन। इसको ध्यान में रखना है। समतल कोण और समतल कोण को प्लेन एंगल और सॉलिड कोण हो जाएगा ठोस एंगल। तो समतल कोण में सिर्फ रेडियन और सॉलिड एंगल में देखिए एस से सॉलिड और एस से स्टेरेडियन। हो गया ना क्लियर? हाँ। सही, दोनों में कंफ्यूज अभी नहीं होना। अब देखिए कुछ डिराइव्ड यूनिट है जो कि आपका फंडामेंटल यूनिट्स के सहायता से हम लोग निकालते हैं, वही सब इसमें बताया नहीं है लेकिन हम बता देते हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, तो क्षेत्रफल हो गया क्या? लंबाई इंटू चौड़ाई। एरिया जिसको बोलते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई। कहीं तो प्रॉब्लम रहेगा हिंदी में तो बताइएगा। वॉल्यूम बोलेगा तो वॉल्यूम हो जाएगा एलवीएच। क्या हो जाएगा? एलवीएच। जैसे इसका बीमा पूछता है क्वेश्चन कि इसका डायमेंशन क्या है, तो एरिया का हो जाएगा, एरिया को एल से डिनोट करते हैं तो एल स्क्वायर। लंबाई को भी एल से और चौड़ाई को भी एल से। आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को एल से, तो एल क्यूब। समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ। नेक्स्ट है, फिर चाल बोलेगा तो चाल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आप लोग बताते चलिए। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। सेकेंड। इसका बीमा याद रखिएगा, तो मीटर के लिए एल, टाइम के लिए टी हो जाएगा, तो टी के पावर -1, एल टी -1। ठीक है। वेग हो जाएगा विस्थापन बटे समय, तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, तो ये भी हो जाएगा एल टी -1। ठीक है ना? फिर है नेक्स्ट, त्वरण का पूछेगा, तो त्वरण क्या होता है? क्या वो त्वरण होता है? एल टी -2, स्क्वायर नहीं, एल टी -2। ठीक है। आज ये सही जगह पे पहुंच जाएगा फिजिक्स, ये चलते ध्यान से थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ते रहना है, कहीं भागना उगना नहीं है। कहीं जाना है आप लोग को? कहाँ जी? बल का हो जाएगा तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इसका देखिए, मास का तो केजी हम लोग लिखते हैं ना। एक्सेलरेशन का भी हम बताएं क्या? एल टी -2। बीमा क्या बताएं? एल टी -2। तो केजी के लिए एम हो जाएगा, तो एम एल टी -2 किसका हो जाएगा? बल का। इसी तरह से हम लोग आते हैं संवेग में। क्या आते हैं? संवेग। संवेग का बताइए। द्रव्यमान गुना वेग। हाँ, पी बराबर एम भी पढ़े हैं ना। तो द्रव्यमान इंटू वेग, वेग का बताए। हाँ,
वेग का बताए थे LT माइनस 1, तो द्रव्यमान का इसमें क्या हो जाएगा m, तो MLT माइनस, समझ रहे हैं या 1 नहीं, MLT माइनस 1, ये बीमा बता रहा मैं। फिर हो जाएगा दाब का प्रेस। अच्छा, संवेग के बाद एक आवेग का भी यूनिट सेम होता है, तो आवेग का क्या बोलते हैं उसको, फोर्स इंटू समय, बल इंटू समय होता है आवेग, ठीक है। तो फोर्स का भी हम बताए हैं MLT माइनस 2, इंटू समय करेंगे तो MLT माइनस 1 हो जाएगा। हाँ हाँ, तो ये भी MLT माइनस 1 याद रखिएगा। फिर आपको दाब का बोलेगा, दाब बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का भी हम बताएं MLT माइनस 2 अपॉन एरिया करेंगे, तो एरिया मतलब क्या, मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब क्या, मीटर स्क्वायर। हाँ हाँ, तो ऊपर लिखेंगे हम लोग MLT माइनस 2 और नीचे लिखेंगे L स्क्वायर, तो एक L कट जाएगा, नीचे बच जाएगा L, तो ML माइनस 1 T माइनस 2 हो जाएगा। हाँ, हाँ अब बोलिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगते रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाता। पृष्ठ तनाव बराबर होता है फोर्स अपॉन लेंथ, मतलब लंबाई। तो फोर्स का हम बताए MLT माइनस 2, और लंबाई के लिए हम L डिनोट करते हैं, तो L से L कट जाएगा, तो यहाँ पे ML0T माइनस 2 हो जाएगा। हाँ, तो MT माइनस 2 भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। किसी के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 1, तो ML0T माइनस 2 बोलिए या MT माइनस 2 बोलिए, दोनों एक ही चीज है। अब है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। घनत्व का होता है क्या, द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन। द्रव्यमान का हम बताएं केजी है, आयतन का मीटर क्यूब, ठीक है। तो केजी को डिनोट करेंगे हम लोग L से, मीटर क्यूब को डिनोट करेंगे हम लोग LQ से। केजी को एम से ना। हाँ, तो केजी को M से और मीटर क्यूब के LQ से, यही तो बोल रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं ML माइनस 3। नेक्स्ट है हमारा कोणीय वेग। कोणीय वेग बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसको बोलते हैं रेखीय वेग बटा त्रिज्या, तो वेग ही है, तो वेग को हम लोग लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड, मतलब LT माइनस 1, LT माइनस 1, और त्रिज्या को हम लोग मीटर में डिनोट करते हैं, तो नीचे हो जाएगा क्या, L, क्या हो जाएगा L से L कट जाएगा, बच जाएगा खाली T माइनस 1, T माइनस 1, ठीक है। अब एक वर्क का देखिए, वर्क का क्या होता है, कार बराबर हम बताएं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा को छोड़ सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, वो वैल्यू होता है ना वो, तो F इंटू डी। तो F का हम बताएं क्या, फोर्स का क्या बताएं MLT माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर से डिनोट करते हैं। मीटर कहने का मतलब लेंथ, तो L से गुना कर देंगे, तो इसका हो जाएगा ML स्क्वायर T माइनस 2। हाँ, ML स्क्वायर T माइनस 2। यहाँ तक समझे हैं तो बताइए, और नहीं तो फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये हम एक्स्ट्रा बताए हैं आपको कैसे निकलता है, ठीक है। समझ में आया जी। हाँ, अच्छा, समझ में आया तो एक का आप निकाल के बताइए, शक्ति का निकाल के बताइए, पावर। शक्ति का कार्य बटा समय हो जाएगा, तो कार्य वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, कार्य अपॉन टाइम बताइए। कार्य का भी हम बताएं ना जी, ML स्क्वायर T माइनस 2, कार्य का यही ना बताएं हम। ML स्क्वायर T इनवर्स 3। T इनवर्स 3, ML स्क्वायर T माइनस 2 हम कार्य का बताएं ही, और T का याद रख लीजिए, T तो ML नीचे से T जाएगा ऊपर, तो माइनस 3 हो जाएगा, ML स्क्वायर T माइनस 3, बुझाया। अच्छा, तो ये भी हो गया है, तो आप बता दीजिए, एक और बता दीजिए कि रहने दें, एक और बता दीजिए। एक होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला होता है ऊर्जा अपॉन आवृत्ति, ऊर्जा अपॉन आवृत्ति, ठीक है।
अब देखिए ऊर्जा का तो कार्य वाला हम ले लेंगे, आवृत्ति के लिए क्या होता है 1/λ। हाँ, तरंगदैर्घ्य का उल्टा होता है ना आवृत्ति, तो लेमडा को हम लोग किससे सूचित करते हैं? आवृत्ति को हम लोग टाइम से सूचित करते हैं, तो टाइम ले लेंगे और उसका वो ले लेंगे। बताइए, जूल प्रति सेकंड होता है ना जी, ऊर्जा का जूल हाँ। प्रति सेकंड, तो कार्य का ml²t-2 बताएं, और सेकंड का नीचे हो जाएगा टाइम, तो फिर क्या हो जाएगा? ml2 इनवर्स ml2 t इनवर्स टी इनवर्स फर्स्ट। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए हाँ एक और बता दीजिए, एक और बता दीजिए आप सब। एक पूछता है कभी कभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है G बराबर F इंटू m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर, पढ़े हैं ना ये फार्मूला? अरे ये नहीं पढ़े हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर F बराबर G m1 इंटू m2 बटा r स्क्वायर, तो ये G का मान पूछता है, गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आता है, F बटा m1 इंटू m2 हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2, तो इसका निकल के आता है m-1 L3t-2। याद रखिएगा, ये भी पूछता है क्वेश्चन, आप लोग निकाल लीजिएगा, ये सब निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हमें हवा में बता रहे हैं, निकाल के ही होगा। अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? बल, वेग, विद्युत धारा, कार्य, कौन हो जाएगा? विद्युत धारा फंडामेंटल यूनिट्स है, अभी बताएं, है ना जी? नेक्स्ट है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक वाट। कार्य बटा समय बोलते हैं शक्ति को। ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल। ऐसे करवाते चलेंगे तो तुरंत हो जाएगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज में होगा। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज में हम लोग मापते हैं, याद रखिएगा। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होता है। क्या होता है? अरे विद्युत प्रतिरोध बोलेगा तो सिर्फ ओम, विद्युत प्रतिरोधकता बोलेगा तो ओम मीटर। ये ओ वाला है कि रो बराबर आर, पढ़े नहीं? आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। किस पर विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है? तो एरिया पर हो जाएगा, लंबाई पर हो जाएगा, पदार्थ के प्रकृति पर हो जाएगा। पढ़े थे ना क्वेश्चन? ऐसा क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे। ओम मीटर किसका यूनिट है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता का। किसका है? वैद्युत प्रतिरोधकता। लेंस की क्षमता क्या बताइए? डायोप्टर। डायोप्टर। दाब का पास्कल। रेडियो एक्टिव का क्यूरी। उष्मा का रेडियो एक्टिवेटा का हेनरी बैकुरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैकुरल। प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? दूरी की है। दूरी का। इसमें है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी लाइट ईयर कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 into 10⁻15 मीटर या 12 किलोमीटर। वाह, ठीक है। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, याद रखिएगा। खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है, ठीक है, इसीलिए नापता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है किसके? कितने प्रकाश वर्ष के? एक पारसेक बराबर क्या? एक बार ये भी क्वेश्चन। 3.26 प्रकाश वर्ष। हाँ हाँ ठीक है, कहीं पे 3.26 देगा, यहाँ दिए हुए 3.25, दोनों सही है। 26 ही होता है ऐसा ओरिजिनली। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। हाँ, पारसेक यूनिट है किसकी? तो दूरी की। किसकी है? दूरी की। कोई टाइम मत मार दीजिएगा। पारसेक दूरी का। खगोलीय दूरी का। ठीक है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है? तो ये सेंटीमीटर है। किसका?
हाँ 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये पूछा है यूपीपीसीएस, क्या कीजिएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच। 6 फीट लंबे व्यक्ति की लंबाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, बताइए। फीट से इसको पहले मीटर में लाइए, मीटर से इसको फिर नैनोमीटर में लाइए। नैनोमीटर कैसे होगा, नहीं होता। नहीं होता है तो याद रख लीजिए 183 गुने 10⁻7 नैनो मीटर। ठीक है, हाँ। बता देंगे, हम बना के भेज देंगे। देखिए क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। एक फीट में जो मीटर होता है 0.305 मीटर। ये तो दिए हुए है सारा कुछ, तो 6 फीट में हो जाएगा 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर। सब तो दिया हुआ ही है। अब इसमें क्या करना है, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर नहीं, 9 मीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, -7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। एम्पियर मापने की इकाई क्या है, तो विद्युत धारा मापने की इकाई है। आप लोग बता दीजिएगा कोई आता है तो, न तो ये जानते हैं। ऑनर सबके बहाने ही ये लोग क्लास से बंद करवा देंगे पावर लगा के बीटो। मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ठीक है, फिर अब त्वरण। त्वरण का ऐसे मात्रक बताएं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का भी बताएं, क्या, न्यूटन। न्यूटन। आवेग का बताएं, क्या, द्रव्यमान। न्यूटन सेकंड होगा, जगह। न्यूटन सेकंड। ठीक है, याद रखिएगा। कार्य का हो जाएगा हमारा जूल। जूल। आवेग बराबर होता है ना बल इंटू समय, तो ये तो बल का न्यूटन है, सेकंड का समय। टाइम का। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित नहीं है। कार्य का जूल हो जाएगा, बल का न्यूटन हो जाएगा, द्रव्यमान का केजी हो जाएगा, और दाब का दिया है डाइन। डाइन गलत है, क्या हो जाएगा, पास्कल होगा। पास्कल होगा। नेक्स्ट है वाट। वाट शक्ति का नॉट नौ संचालन। नौ संचालन मतलब समुद्र की टाइम भी दूरी है लेकिन नॉटिकल। सीजीएस में है ना, क्या टाइम, हाँ हाँ, मतलब डाइन दाब का सीजीएस। पास्कल डाइन सीजीएस पास्कल में होता है। है सही में, और हाँ डाइन हाँ, सीजीएस में है। तो सीजीएस अब ज्यादा पूछता नहीं है, अब सीधा एसआई यूनिट ही हम्म आपसे पूछेगा। सीजीएस पुराना प्रणाली है। ठीक है, हम्म। सीजीएस का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। वाह, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अभी हमारा चल रहा है कौन, एमकेएस। एसआई स्टैंडर्ड यूनिट। एमकेएस इसी को बोलते हैं, लंबाई, हाँ वही द्रव्यमान और कहते हैं। समय। ठीक है, मीटर हो जाएगा लंबाई के लिए, और किलोग्राम हो जाएगा द्रव्यमान के लिए, और सेकंड हो जाएगा टाइम के लिए। टाइम के लिए। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, इसको ध्यान में रखना। नॉटिकल मील जो है, इससे हम लोग क्या नापते हैं, दूर। नौ संचालन में जो प्रयुक्त दूरी होता है नॉटिकल मील में। कैलोरी ऊष्मा मापने की इकाई है। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड। सेकंड। सामर्थ्य ये शक्ति ही होता है। सामर्थ्य को बोलेंगे वाट, धारा को बोलेंगे एम्पियर, कार्य को बोलेंगे जूल, विभवांतर को बोलेंगे वोल्ट, और ऊष्मा को बोलेंगे हम लोग कैलोरी। कितना कैलोरी बर्न किया होता है ना जी। तो कितना, 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक है, ऐसे भी एक बार 746। ऐसे भी एक बार क्वेश्चन पूछा था, एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तो तरंगदैर्घ्य की है। किसकी है, तरंग दैर्घ्य। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 10 मीटर। मीटर। 10 मीटर, ठीक है। फिर दाब का हो जाएगा पास्कल, ऊर्जा का हो जाएगा जूल, तरंगदैर्घ्य का तरंग हो जाएगा दैर्घ्य। एंगस्ट्रम दिया है, ये भी सही है। उच्च वेग जो है ये मैक संख्या में निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, मैक संख्या। जहाज की गति जो होता है ना, उच्च वेग उच्च स्पीड होता है, तो इसको हम लोग किस में नापते हैं,
मैक्सेंट। जूल ऊर्जा से उसी तरह से रिलेटेड है जैसे पास्कल दबाव से, ठीक हो जाएगा। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10 के पावर माइनस 6 मीटर। अगर मिलीमीटर में दिया हुआ है तो 10 के पावर माइनस 3 मिलीमीटर। 10 के पावर माइनस 3 को कैसे लिखेंगे? 1/1000। 1000। हाँ, 1 माइक्रोन होगा 10 के पावर माइनस 6, याद रखना है। सेंटीमीटर में बोलेगा तो 10 के पावर माइनस 4। डेसिबल किसकी इकाई है? तो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। शक्ति किसकी इकाई है? शक्ति की इकाई वाट हो जाएगा, ठीक है। नौ संचालन में दूरी की इकाई नॉटिकल मील से नापते हैं हम लोग। उष्मा की इकाई हम लोग क्या नापते हैं? उष्मा का क्या होगा? कैलोरी। क्या होगा? कैलोरी। लोग बोलते नहीं, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? तो कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, लेकिन वाट कभी होगा? वाट किसकी इकाई है? शक्ति। शक्ति। 1 वाट बराबर बताएं 1 जूल 1/1 सेकेंड। उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सेंटीग्रेड, कैलोरी, जूल। कौन हो जाएगा? ताप की इकाई। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य कितना मीटर? बताइए। बीपीएससी पूछा था 42 में। 1000 मीटर। 10 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम? 10 पर माइनस 12। 10 के पावर माइनस 12। ये याद रखिएगा, इसका ना एक होता है किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा करके, पिको फेमटो एटो, मिली माइक्रो नैनो करके, ठीक है। तो ये पूरा याद रखिएगा चार्ट इसका, ठीक है। चार्ट हम कितना बताएं, बस फोकस कर लीजिएगा। ऐसे सब लोग सब आ जाएगा तो सब बता ही देंगे, नहीं आएगा तो देख लीजिएगा एक बार आप लोग। जैसे 1 पिकोग्राम बराबर कितना ग्राम? आ ही जाएगा सब। 10 हम पर 12। -12। माइक्रोग्राम में 10 के पावर माइनस 6, फेम्टोग्राम में -15 ग्राम, मिलीग्राम में 10 के पावर माइनस 3, नैनोग्राम में 10 के पावर -9। पास्कल इकाई है किसकी? दाब के। दाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब की इकाई क्या है? पास्कल। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यूनिट पूछा, ठीक है, पास्कल भी सही है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर याद रखिएगा। दाब बराबर फोर्स अपॉन एरिया बताएं। फोर्स का हो जाएगा न्यूटन, एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, उसी को वर्ग मीटर बोल रहा है, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होगा? दाब बराबर फोर्स बटा एरिया, वही मीटर प्रति न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका यूनिट क्या होता है? बार। बार। एक बराबर बार बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5। हाँ, 10 के पावर 5 पास्कल। याद रखिएगा, एक बार बराबर 10 के पावर 5 तो फुर्सत में है ना जी एकदम। 3 यूनिट बताए हम अभी, कौन कौन? एक बताएं, एक प्रकाश वर्ष बताइए। 9.44 गुना 10 के पावर 15 मीटर या 12 किलो। 10 के पावर 15 मिनट। एक बताएं, एक माइक्रोन। 10 के पावर माइनस मिली माइक्रोन क्या 6 मीटर बोलेगा, 10 के पावर -4 सेंटीमीटर बोलेगा, सब सही है। या 10 के पावर -3 मिलीमीटर बोलेगा तो सब सही हो जाएगा, ठीक है। सब यूनिट का गेम है। एक पारसेक बराबर एक पारसेक। पारसेक बराबर हो जाएगा 3.626 प्रकाश वर्ष। हाँ 3.26 प्रकाश। फिर बताएं एक आपका, एक यूनिट और बताएं ना। एक हो जाएगा आपका बार बराबर 10⁻⁵ पास्कल। पास्कल। और एक बताएं, और एक होता है 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। एक और बताए हैं अभी हम। 10 के पावर 7 एक हॉर्स पावर बराबर बताए थे 746 वाट। क्या बोले जी? न्यूटन वाला कितना टाइम होता है? 10 के पावर 7 ही ना। कौन डाइन?
1 न्यूटन इक्वल टू कितने डायन? कितना होता है जी? 10 के पावर 7 या 5 होता है? 5 होगा। 8 ही आई तुमको। 1 न्यूटन अच्छा 5 होना चाहिए। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। इतना बताए हैं, इतना ध्यान रखिएगा। एक होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, दाब समतुल्य है किसके? एक बार के। बार का। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना दाब समतुल्य है कितना के? एक बार एक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? प्रतिबल, बल, विकृति, दाब। विकृति का नहीं। ना तो विकृति का है, हाँ विकृति का बीमाहीन राशि है, याद रखिए। प्रतिबल मतलब कि ये दाब होता है। क्या होता है? दाब। एक बैरल में कितना लीटर? 159 लीटर। 159 लीटर। वैसे 1 हाँ ठीक है, 158 पॉइंट भी में भी होता है। उतना एग्जैक्ट क्या कीजिएगा? 159 ठीक नहीं लगता है। फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे। कौन नहीं है फिजिक्स? भाई। देखिए ऑप्शन एग्जाम में रहेगा तो इसमें फिजिक्स का स्टूडेंट के इतना तो सब कुछ पढ़ना है, ये सबको पूछा हुआ प्रश्न है। लंबाई का न्यूनतम इकाई बताइए। फर्मी। फर्मी मीटर। ठीक है, ये बाई ऑप्शन के हिसाब से है, ठीक है। इससे भी न्यूनतम है, लेकिन इस ऑप्शन में फर्मी मीटर ही है, ठीक है। एक R6 वगैरह बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा कि क्यूसेक। क्यूसेक किसकी यूनिट है? तो क्यूसेक जो है जल का बहाव का यूनिट है। किसकी है? जल का बहाव का। भूकंप की तीव्रता हो जाएगा रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। कंप्यूटर की स्पीड बाइट में हम लोग मापते हैं। और प्रवाह की दर ये हो जाएगा क्यूसेक। क्या हो जाएगा? क्यूसेक। निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली है? डॉब्सन। डॉब्सन यूनिट ओजोन परत की मोटाई को नापता है, ध्यान में रखिएगा। ओजोन परत निम्नलिखित में डॉब्सन इकाई से क्या मापा जाता है? तो यूनिट मापा जाएगा, याद रखिए। कुछ देखिए मापक यंत्र और पैमाने दिए हुए हैं। तो अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई मापने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ऊंचाई। आमीटर से विद्युत धारा, एनीमोमीटर से वायु वेग, वायु का वेग। फिर है एंटीनोमीटर, सौर विकिरण मापते हैं इससे। और ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर भी वायुमंडलीय दाब को मापता है। फिर है बोलोमीटर। बोलोमीटर से क्या मापते हैं? क्या एक बार पढ़े होंगे हम लोग? चुंबकीय विकिरण, उष्मीय, हाँ ठीक है। तापमान को भी नापते हैं। नेक्स्ट है कैलिपर्स। कैलिपर्स पढ़े होंगे आप, 11th का ये टॉपिक है। कैलिपर्स ये आंतरिक और बाह्य त्रिज्या को नापने के लिए काम में आता है, ठीक है। तो कैलिपर्स को भी ध्यान में रखिएगा। कैलोरीमीटर से क्या मापते हैं? उष्मा की मात्रा मापने वाला यंत्र है इसमें। और कार्डियोग्राफ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, हृदय की गति को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। एक है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर जो है नाविकों द्वारा समुद्र में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखिए। क्या मापता है? तो समय की शुद्धता को नापता। फिर है आपका गैल्वेनोमीटर, ये इम्पोर्टेंट है, विद्युत धारा मापता है। आमीटर भी यही बताए हैं, विद्युत धारा। फाइरोमीटर से क्या मापते हैं? गहराई। एंडोस्कोप से क्या मापते हैं? शरीर के आंतरिक अंगों का निरीक्षण होता है, ठीक है। ईज है, ईजी मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने का काम करता है। और डायनेमो तो कई बार पूछा है, आंतरिक ऊर्जा को
विद्युत विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा में, बाकी क्वेश्चन में आ जाएगा। एक है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आर्द्रता बोलेगा, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। आर्द्रता। एक है पेरिस्कोप, तो पेरिस्कोप को भी ध्यान रखिएगा, क्या है पेरिस्कोप? अपने आसपास को वस्तुओं को देखने के लिए, बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए। ये जल में डूबा हुआ वाला नहीं है, ठीक है। फिर है पायरी हेलियोमीटर, सौर विकिरण मापता है। पायरोमीटर उच्च तापमान मापता है, ठीक है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापता है। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापता है। माइनोमीटर गैसों का दाब मापता है, ठीक है। ओडोमीटर से किसी वाहन के द्वारा तय की गई दूरी। नेफ्रोस्कोप हो जाएगा क्या? बादलों द्वारा ऊंचाई, वेग और गति की दिशा मापन। रेन गेज से हम लोग वर्षा की मात्रा मापते हैं। माइनोमीटर से गैसों का दाब मापते हैं। फिर है स्पीडोमीटर, वाहन की गति। दूरी मापने के लिए ओडोमीटर, स्पीडोमीटर गति को मापने के लिए। विस्कोमीटर, किसी भी तरल पदार्थ की श्यानता को मापने के लिए विस्कोमीटर। यहाँ तक ठीक है? हाँ। सोनार का हाँ। प्रयोग कौन करते हैं? तो नौ संचालक करते हैं। कौन करते हैं? नौ संचालक। फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसमें परस्रव तरंग उपयोग होता है। कौन सा तरंग? परस्रव तरंग। पूछता है क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए कौन सा यंत्र? तो सोनार। सोनार में हम लोग कौन सा तरंग? परस्रव तरंग। तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। ध्वनि की तीव्रता मापते हैं किससे? ऑडियोमीटर से। एनोमियोमीटर से क्या मापते हैं? तो पवन का वेग। वायु की गति किससे नापते हैं? तो एनीमोमीटर, वही है पवन का वेग। एनोमोमीटर से पवन का वेग सही है। आमीटर विद्युत धारा सही है। टैक्योमीटर से चाल मापते हैं। क्या मापते हैं? चाल। पायरोमीटर से उच्च तापमान। फिर अब विद्युत धारा में निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? आमीटर या वोल्टमीटर? आमीटर। एक है पोटेंशियोमीटर, किसी भी सेल का ईएमएफ मापने के काम आता है। ईएमएफ कहने का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। पोटेंशियोमीटर से क्या मापते हैं? विद्युत वाहक बल किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसी भी सेल के ईएमएफ को मापने का काम कौन करता है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्टामीटर से हम लोग विभवांतर नापते हैं। आमीटर से विद्युत धारा। पोटेंशियोमीटर से अभी बताए हैं ईएमएफ। गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? अति सूक्ष्म धारा। अति सूक्ष्म धारा। तो गैल्वेनोमीटर भी याद रखिएगा, कई बार पूछा है। गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? अति सूक्ष्म धारा। पहले बहुत गलती मारते थे इसे हम। 67वीं बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? उच्च तापमान, ठीक है। कहाँ गलती मारते थे ये भी बताते जा रहे हैं। निम्नलिखित संयंत्र में किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है? तो पायरोमीटर। सूत के आप लोग मत पढ़िए, थोड़ा जाग के पढ़िए। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? उच्च तापमान। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सी मापने हेतु उपयुक्त हो वह क्या है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? पायरोमीटर, ठीक है। पायरे हेलियोमीटर सोलर रेडिएशन को मापता है। देखिए, एक तो पायरोमीटर हो गया, एक पायरो हेलियोमीटर।
याद रखिएगा, सोलर रेडिएशन। माइनोमीटर से गैस या तरल का दाब मापते हैं। क्या मापते हैं? गैस या तरल का दाब। नेक्स्ट है आमीटर, धारा मापेंगे। हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापेंगे। स्प्रिंग, तुला से भार मापेंगे। ठीक है, तुला मतलब वेट ही मापने का काम करता। बैरोमीटर से दाब मापते हैं। स्प्रिंग तुला का काम कहाँ आता है पता है? हाँ, कहाँ आता है जी? कहाँ आता है? ये हाइड्रोलिक वाले में होता है क्या? अरे नहीं, हाइड्रोलिक वाले में कैसे हो जाएगा? सिलेंडर गए हैं कभी? गैस सिलेंडर लाने गए हैं एजेंसी? स्प्रिंग तो तुला पे ही तौलता है। फिर है आपका, अगर गैस सिलेंडर नहीं गए होंगे तो मुर्गा लाने गए हैं? मुर्गा लाने नहीं गए। गांव में मुर्गा भी स्प्रिंग तराजू नहीं पर खाते। लटका देता है ना, समझे? अच्छा, जो ये हैंडल जैसा रहता है टांग लेते हैं वही होता है। हाँ, जैसे कहीं गेट उट पर टांग दिया, फिर उसमें मतलब किसी भी चीज को तौलना हो तो लटका दिया। हाँ, समझते हैं। समझना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। ऐसा एग्जाम्पल है। नहीं तो मुर्गा एक दो लाने जाइए गांव में, उसके बाद पता चलेगा। मुर्गा से ज्यादा है एक गैस सिलेंडर तोड़ने में काम लाता है लोग, समझे? एजेंसी में तो पक्का मिलेगा आपको। इतना भारी सिलेंडर रहता है, उसको टांग देता है। अब तो सब तराजू आ गया वेट वाला में, पहले यही चलता था। कहाँ तक पहुंचे हम लोग? 18 नंबर आते हैं। ओडोमीटर हम बताएं, वाहन के द्वारा, पहियों द्वारा तय की गई दूरी। तो ये सही हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओडोंटोमीटर है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, याद रखिएगा, ओंडोमीटर। और ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता को मापता है, ये भी सही है। आम मीटर दिए हुए विद्युत शक्ति, क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र का उपयोग किया जाता है, क्या? बैरोमीटर। मीटर। ये बैरोमीटर में एक क्वेश्चन आता है कि बैरोमीटर में पारा होता है, ठीक है? तो पारा का अचानक गिरना क्या होता आंधी है? तूफान। तूफानी मौसम या आंधी तूफान। धीरे धीरे गिरना, मौसम साफ। धीरे नहीं, धीरे ऊपर चढ़ना ना, बारिश। मौसम साफ जी। हाँ, बारिश होगा। ऊपर चढ़ना मौसम साफ। हाँ, ऊपर चढ़ना मौसम साफ, नीचे गिरने में बारिश, रिम झिम सी बारिश। तो इस ठीक टाइप है, का क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था, का आंसर क्या होगा? सब बीपीएससी पूछा है। दूध का अपेक्षित घनत्व बताइए, किससे ज्ञात किया जाता है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर। दूध से रिलेटेड आएगा ना तो लैक्टो जरूर आएगा। बचपन में एगो चॉकलेट आता था दूध का, उचित उसको बोलते थे, लैक्टो से ही नाम था। खाए हैं जी, खाए तो सब होंगे लेकिन याद नहीं होगा किसी को। लैक्टो करके था कुछ। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता बचपन में नहीं आता था, अभी भी आता है। अभी आप बड़े हो गए हैं ना, लेकिन चॉकलेट नहीं। है? अरे नहीं देखे हैं, दूध की शुद्धता मापा जाता है लैक्टोमीटर से ही, ठीक है? अभी भी आता है दूध का बचपन में कम पैसा में आता था, अब तो महंगा महंगा चॉकलेट सब देखने को मिल गया है ना। दूध में जो वसा की मात्रा मापने का उपकरण है ये ब्यूटीरोमीटर है। क्या है? ब्यूटीरोमीटर। दूध के घनत्व को मापते हैं लैक्टोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता बोलेगा तो हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। ठीक है। हवा में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है हमारा कि हाइग्रोमीटर, सेम क्वेश्चन है, छोड़ देते हैं, 2 3 बार 5 बार पूछा। हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर हाइग्रोमीटर। एक है रिंगन मेल स्केल,
रिंगनमैन स्केल ये क्या है? धुआं को मापता है, धुआं के घनत्व को मापता है। तो ये ध्यान रखिएगा, धुआं के घनत्व को मापने वाला रिंगलमैन। हाँ रिंगनमैन स्केल, इसको आप लोग लिख लें, ठीक है। नया क्वेश्चन है, आरओ में पूछा। आप ही कलम लेके बैठिए, ठीक ना, बोलेंगे तो निकालिएगा आप लोग। थर्मो रेसिस्टर है एक, थर्मो रेजिस्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। ये भी याद रखिएगा, तापमान में परिवर्तन के साथ साथ इसमें प्रतिरोध भी बदलता है। तो यही है थर्मो रेसिस्टर क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। फिर ईईजी के बारे में बताया है। ईईजी किससे रिलेटेड है? मस्तिष्क से। इसका पूरा नाम हो गया इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। फिर है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या मापता है? तो हृदय की धड़कन इसी से सुना जाता है। किसी का हृदय की धड़कन सुनना, स्टेथोस्कोप लगा दीजिए ना, बढ़िया से सुनाई देगा। लक्स मीटर जो हो जाएगा, ये किससे रिलेटेड है? प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। और स्फिग्नोमैनोमीटर बोलेगा रक्तचाप, बीपी। ब्लड प्रेशर, ठीक है। बीपी। कैरेटोमीटर, ब्लड प्रेशर, बीपी, फुल फॉर्म। ठीक है ठीक है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता, सोना को खोदता। सोने की शुद्धता कैरेटोमीटर से नापते हैं। ब्लड प्रेशर होता है 120/80। 80। रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्नोमेनोमीटर। 80 मैग्नीमीटर। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्स मीटर। लक्सीमीटर। ये लक्स मीटर को याद रखिएगा, किससे रिलेटेड है? प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता। रडार, सोनार में बताएं। अब आ गया रडार। रडार का पूरा नाम? रेडियो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंज। देख के बताएं जी। हाँ। इसमें माइक्रोवेव यूज होता है। कौन सा वेव? माइक्रोवेव, सूक्ष्म सूक्ष्म तरंग। तरंग। हाँ याद रखिएगा। इसमें क्या होता है कि रेडियो तरंग के माध्यम से दूर की वस्तुओं को स्थिति और दिशा ज्ञात करते हैं हम लोग। कौन सा राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? तो तीव्रता, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता। सेम क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो इसको छोड़ देते हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता। भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? तो ये सिस्मोग्राफ भी देगा आपको। सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंग मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? सिस्मोग्राफ। कभी रिक्टर स्केल पैमाने पर मापी जाती है, ये अलग चीज है। अब है नेक्स्ट सिस्मोग्राफ। भूचाल मापते हैं हम लोग। भूचाल ऑप्शन में दे दिया है। भूकंप सिस्मोग्राफ से मापते हैं, ऊंचाई हो जाएगा अल्टीमीटर से, विद्युत धारा हो जाएगा आमीटर से, और प्रतिरोध हो जाएगा ओम मीटर से। ओम 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 मीटर बोलेगा तो प्रतिरोधकता। हाइड्रोमीटर से गहराई, बैरोमीटर से दबाव, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, अल्टीमीटर से ऊंचाई। नेक्स्ट है एनीमोमीटर से वायु का वेग, सिस्मोग्राफ से बोलेगा तो भूकंप, बैरोग्राफ से बोलेगा तो वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर से बोलेगा तो आर्द्रता, माइनोमीटर से क्या? गैसों की दबाव। कार्बोरेटर में क्या? तो आंतरिक दहन इंजन ये नापता है। कार्डियोग्राम हृदय की गति, सिस्मोमीटर बोलेगा तो सिस्मोग्राफ या मीटर भूकंप से रिलेटेड है, ठीक है। झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ, पायरोमीटर उच्च तापमान, घूमती हुई वस्तुओं को गायरोस्कोप,
ब्लड प्रेशर बराबर क्या बताएं? स्फिग्नोमेनोमीटर। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी मापने के लिए प्रयुक्त होता है। थियोडोलाइट प्रयुक्त होता है। कौन सा? थियोडोलाइट। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। क्या बताएं इसका? ऊर्ध्वाधर तल और ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल, वर्टिकल और क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजेंटल के बीच में कोणीय दूरी मापने के लिए अभी बताया ना, हाँ, थियोडोलाइट। आपका टॉपिक नंबर 2 भी आपका समाप्त है। अब हम लोग आएंगे यांत्रिकी में। ठीक है, इसमें क्या है कि अब इसका सीधा क्वेश्चन पे ही आते हैं हम लोग, उसके बाद ही समझेंगे जो आएगा जो। कुछ है ऊर्जा से रिलेटेड, तो ऊर्जा वाला, ऊर्जा होता है मैकेनिकल एनर्जी। इसमें दो होंगे, एक गतिज होगा एक स्थितिज होगा। तो गतिज बराबर क्या होता है? फॉर्मूला हाफ mv²। और स्थितिज बराबर क्या होता है? mgh। ये तो ऊर्जा से रिलेटेड हो जाएगा। शक्ति बराबर कार्य बटा समय बताएं ही, कार्य बटा समय। वर्क बराबर एफ एस cos थीटा बताएं ही। संवेग p बराबर mv बताएं ही। F बराबर ma बताएं ही। न्यूटन का इसमें नियम पढ़ना है, तीनों आगे आएगा बताते हैं। फिर है त्वरण का बोलेगा तो वेग परिवर्तन बटा समय। भार द्रव्यमान में अंतर बताया है। भार द्रव्यमान में क्या अंतर होता है आप लोग बताएं थोड़ा। बताएं प्रभु, भार द्रव्यमान में अंतर। भार सदिश होता है, द्रव्यमान अदिश होता है। वाह, ठीक है, भार सदिश होता है, द्रव्यमान अदिश होता है। भार है कि हर जगह चेंज हो सकता है, द्रव्यमान रहता है। मेनली यही अंतर है। ठीक है, मेन यही अंतर है, याद रखिएगा। उसी तरह से चाल और वेग में भी अंतर होता है। बताएं। चाल तो हमेशा पॉजिटिव, वेग निगेटिव पॉजिटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। उल्टा बता रहे हैं। चाल हमेशा ठीक है, बराबर या उससे अधिक हो सकता है। इसमें मेनली अंतर है ना कि इसमें परिमाण होता है, केवल मैग्नीट्यूड। ये अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। हाँ, चाल अदिश है, ये वेग सदिश है। इसको याद रखिए। एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि एकांक समय में तय की गई विस्थापन को क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। उसी तरह से दूरी और विस्थापन में भी अंतर है। क्या? दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, विस्थापन पता है निगेटिव होता है क्या? ये एक सदिश एक अदिश है, इतना जानते हैं। तो इतना ही दूरी जानिएगा मैक्सिमम खाली आप। दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और एक और कौन बताएं? भार और द्रव्यमान। तीनों का अंतर ध्यान रखिएगा। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। देखिए, दूरी हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, या हम लोग गणित में पढ़े होंगे, दूरी का उत्तर हमेशा मोड में देते हैं। मोड इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना जी। विस्थापन जो होता है ये ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है। ये तीनों है, इतना ध्यान रखिएगा। तीन अंतर बता दिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम काम करने में, कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में काम करने में। बताइए। कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग घटेगी, बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सी एक
है, सदिश राशि नहीं है। बल, वेग, विस्थापन, आयतन, बताइए। आयतन हो जाएगा। आयतन आदेश है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन है, क्या है? सदिश सदिश है। राशि है। सदिश है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति, वेग, बल, अघूर्ण और विस्थापन। कौन हो जाएगा? गति करे। गति, वही चालू है। गति गति अदिश है। कौन त्वरण बोले हैं जी? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, डॉट वेग, बने दाब, डॉट। त्वरण। दाब। त्वरण। त्वरण दाब ना दाब हो होगा जाएगा जी, अदिश। दाब होगा। ठीक है, कुछ सदिश और अदिश का एग्जाम्पल भी बता दे का। सदिश में इतना ही समझना है। क्या सदिश का क्या होता है मतलब? उसमें दिशा और परिणाम दोनों। हाँ हाँ, जिसमें वह लगा रहता है ना, अधिकतर वो सदिश होता है। अच्छा। वेग, ऐसे विस्थापन, इसका त्वरण। जैसे परिभाषा याद रखने के वेग लिए विस्थापन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन सदिश हो दिशा और जाएगा। परिणाम दोनों में। मैग्नीट्यूड बोलेगा वही डिजिट वाला को, और डायरेक्शन बोलेंगे क्योंकि इधर जा रहा। फिर है आपका अदिश में सिर्फ मैग्नीट्यूड या सिर्फ डायरेक्शन, केवल परिमाण हो, साथ में दिशा 20 नहीं होना गणितीय चाहिए। नियमों को फॉलो करना चाहिए। हाँ और साथ में 20 गणितीय नियमों को भी फॉलो, हाँ, जैसे उसको भी विद्युत धारा फॉलो में करना चाहिए। डायरेक्शन और हाँ दिशा दोनों है। लेकिन ठीक है, वह ठीक है। नहीं फॉलो करता हाँ तो वो हाँ हाँ, अदिश हो जाता है। ठीक है। ये तीसरा कंडीशन भी सही है कि वो अलजेब्रिक फार्मूला को भी फॉलो करे। सदिश के लिए एक सूत्र आता है, समझे? पहले इंटर में आप लोग पढ़े होंगे, लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़े थे ना जी। रिजल्टेंट जो होता है ये भी अगर ट्रायंगल में रहेगा तो डायरेक्ट ये अभी जोड़ देते हैं, पैरेललोग्राम में निकालते हैं हम लोग √a² + b² + 2ab cos थीटा से। पढ़े थे ना जी, कुछ तो याद आ रहा होगा ना। हम लोग चीट से नहीं पढ़ा, चीट से पास किए थे सर। सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है a.b कहलाता है। a.b बराबर होता है ab cos थीटा, और सदिश गुणनफल को बोलते हैं a क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं। ab sin थीटा नहीं। होता, नहीं पढ़े हैं तो कौन उपाय इंटर तक से कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बनना चाहिए ना, क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? बल, वेग, दाब, त्वरण। दाब। दाब। देखिए हम कुछ बता देते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अदिश राशि जैसे आपका विभव अदिश राशि है, ताप अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है, घनत्व अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, अभी बताए हैं द्रव्यमान अदिश सर राशि है, सदिश बताइए ना, अदिश छटा जाएगा। कार्य अदिश राशि है, सदिश सर ऊर्जा बताइए, अदिश राशि है, अदिश छटा जाएगा। शक्ति अदिश राशि है। आप देखिए सदिश बता देते हैं। त्वरण हो जाएगा, वेग हो जाएगा, संवेग आवेग हो जाएगा, फिर है आपका विद्युत वाहक बल हो जाएगा, फिर है आपका विस्थापन भी हो जाएगा। सभी सब क्या है? सदिश राशि है। भार भी बताएं क्या था? चुंबकीय सदिश। सदिश राशि होता है, ये भी होता है सदिश। क्या? विद्युतीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, का तीव्रता भी सदिश। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ये भी एक सदिश राशि है, याद रखिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? संवेग, दाब, बताइए। संवेग। संवेग। हाँ संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट है जो संवेग और वेग का अनुपात पूछा है, तो mv/v कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बल गुणनफल है द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन। त्वरण। त्वरण। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई की माप क्या होगी? ये 6 होता है।
ठीक है, आयतन बराबर एल क्यू होता है, और ये फलक दोनों 6 होता है, सही है। हाँ, पृष्ठ क्षेत्रफल 6 हो गया, तो ये दोनों बराबर बोला है, तो आई क्यू बराबर 6 आई² हो जाएगा, इसीलिए आई आई कैंसिल, तो 1 आई बराबर 6 हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा न तो सृजन और न तो विनाश। नष्ट हो हमारे गया। हाँ, हमारे द्वारा उपयोग किए सिर्फ जाने एक सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होगा। ठीक है, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होता? भूतापीय, नाभिकीय, बायोमास एनर्जी या पवन ऊर्जा? नाभिकीय और भूतापीय, इसका दोनों आंसर सही है, जियोथर्मल और ये नाभिकीय एनर्जी। नाभिकीय एनर्जी कहाँ से निकलता है? नाभिकीय संलयन या विखंडन से। ठीक है, हवाओं की दोनों हो जाएगा ना, दोनों से निकलता। दोनों ही होगा। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज, केवल स्थितिज? केवल गति। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? गतिज ऊर्जा में। शुरुआत वाला ही थोड़ा सा समझिए कि बोरिंग टाइप का है, आगे जैसे जैसे बढ़ा जाएगा ठीक लगेगा। शुरुआत में इतना यूनिट्स है कि माथा खराब हो जाएगा, तो पार कर गए हम लोग। सौर सेल किसको किसको परिवर्तन करता? उष्मा को विद्युत में, लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में, और नाभिकीय रिएक्टर द्रव्यमान से उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, और जो दहन है रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो। यही पूछा था 67वीं बीपीएस। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है क्या? जड़त्व के नियम। क्या था पहला नियम, कोई बताइए? वो कोई चीज विराम अवस्था में उस अवस्था में में रहेगा जब तक रहेगी, ऊपर जब तक से उसको कोई बाहरी बल न लगाया जाए। तब तक रहेगी जब तक का हम उस पर कुछ बाहर से फोर्स ना लगाएं। बाहरी बल न लगाए। हाँ, तब तक वो अपनी अवस्था में ही रहेगी। ये है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्रियों का सिर पीछे की ओर झुकता है। ये स्थिरता का जड़त्व है या गति का जड़त्व है? स्थिरता का जड़त्व। जो पहले वाला कंडीशन है वो मान लेना है। अगर पहले से वस्तु स्थिर है तो स्थिर का जड़त्व, अगर पहले से वस्तु गति में है, रुक रहा है, तब कुछ हो रहा है, तो गति का जड़त्व। ठीक है, जैसे एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करते हैं, मतलब पहले से क्या था? रुकी हुई थी। हाँ, तो स्थिरता के जड़त्व के कारण वो पीछे चला जाता है। मतलब जो पहला कंडीशन रहेगा वही आपका आंसर है। दूसरा, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है? तो विश्राम का स्थित से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर एक खड़ा व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है यदि किसी ये तंत्र पर कोई बाह्य क्रियाशील नहीं हो तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। क्या दिया है जी? घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता, ये तो सही है, वही दिया है। एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है। घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई भी व्यक्ति गति नहीं कर सकता क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण आवश्यक है। हालांकि पूर्णतः घर्षण रहित सतह पर कोई व्यक्ति सीटी बजाकर अपने को गति में ला सकता है। मतलब सीटी बजाने के लिए व्यक्ति एक दिशा में हवा छोड़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप विपरीत दिशा में वो गति करेगा, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो कारण है संवेग संरक्षण के सिद्धांत का उल्लेखित करता है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग एच परिवर्तित नहीं हो सकता। यही है आपका, ये दोनों सही है और एक दूसरा का स्पष्टीकरण है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि वहां पर घर्षण नहीं है,
बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम है। निम्न कथन पर विचार कीजिए। और कहता हूँ भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। हाँ, एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता। ये सही है। उसी प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कौन दिया था? न्यूटन का एक किस नियम है? थर्ड लॉ। थर्ड। थर्ड तीसरा। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। फिर नेक्स्ट है एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर में, ये है आपका गणित, बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, ये एक ट्रक है, एक कार है और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। मतलब इसकी गतिज ऊर्जा समान है, समान अवरोधक बल भी लगा रहा है, तब वो एक्स वाई जेड दूरी पर रुके तो इनमें से किसकी दूरी अधिक होगा, यही पूछ रहा, या सबकी बराबर होगा? हाँ, सबका इक्वल समान ही होगा। सबका इक्वल होगा, होगा। क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा समान है और सेम ऊपर से अवरोधक बल भी सेम। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? मतलब द्रव्यमान बोल रहा है कि समान है। दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? समान द्रव्यमान दिए हुए 4:9, तो इनके वेग का अनुपात क्या होगा? तो निकल जाएगा, अंडर रूट करके 4/9 कीजिएगा तो 2/3। साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है, ऐसा क्यों? तो पहिया और धुरी के बीच संस्पर्श प्रभावित क्षेत्र घट जाता है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया, ये सब क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या होगा? आर से कम होगा। ये पूछा है। घर्षण का जो है ना 4 प्रकार होता है, कौन कौन होता है बताइए? लोटने, स्पर्श, हाँ हाँ ठीक है, बताइए। स्थिर, लोटनिक घर्षण, फिर आवृत्ति घर्षण जो होता है। 4 होता है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक होता है रोलिंग, जिसको आप लोग लोटनिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रोलिंग। तो स्टैटिक, लिमिटिंग, स्लाइडिंग और रोलिंग। लिमिटिंग को बोलते हैं सीमांत, मतलब कितना सीमा तक, सीमांत। और स्लाइडिंग हो जाएगा आपको वही गतिज वाला, और स्टैटिक हो जाएगा रुका हुआ वाला। तो इन तीनों में रिलेशन है, ठीक है। स्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद गतिज घर्षण, और उसके बाद बोलेगा तो लोटनिक घर्षण। लोटनिक को क्या बोलते हैं आप लोग? वही स्लाइडिंग। लोटनिक स्लाइडिंग ना होगा, ये रोलिंग होगा, ठीक है। 4 घर्षण फिर से सुन लीजिए, स्टैटिक, लिमिटिंग, स्लाइडिंग और रोलिंग, ठीक है। तो स्लाइडिंग गतिज हो जाएगा, लोटनिक जो धीरे धीरे लुढ़कता है। तो स्थितिज का सबसे ज्यादा होता है, गतिज का उससे कम, और उसके बाद लोटनिक का। बॉल बेयरिंग में जो घर्षण रहता है कौन सा रहता है? लोटनिक घर्षण। हाँ, अब देखे होंगे बॉल बेयरिंग गतिज घर्षण को लोटनिक घर्षण में तब्दील करता है, तब्दील करता है ना जी। अब देखिए घर्षण भी, घर्षण जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। तो वैसा घर्षण जो आगे बढ़ने के लिए जो हमें लाभ दे उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और जो हमें हानि दे उसको बोलते हैं निगेटिव। समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, नहीं, कौन बोले हैं जी?
पूछेगा आप लोग से कि स्थैतिक घर्षण क्या है। स्थैतिक घर्षण, तो स्थैतिक घर्षण बोलते हैं किसको? जब वस्तु स्थिर अवस्था में रहता है तब उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। सीमांत घर्षण या इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यह कब काम करता है? समझिए, वस्तु का सरकने का स्थिति है। टेबल पर आप किताब रखे हैं, धीरे धीरे सरिया के रखे हैं 2-3 गो, एक ऊपर से गिरने की स्थिति में, मतलब सरकने को है तो हो जाएगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इंक्लाइन सरफेस पर आप रखते हैं। इंक्लाइन सरफेस मतलब समझते हैं? अरे इंक्लाइन सरफेस, आप त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए और उसमें जो हाइपोटेनस होता है वो इंक्लाइन सरफेस का काम करता है। ठीक है, कौन सा सरफेस? इंक्लाइन राइट सरफेस। क्लाइंट को उस पर रखिए और कोई वस्तु अगर फिसल रहा है तो उसको बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है। एक होता है हमारा लोटनिक, या उसी को बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ये तब काम करता है जब वस्तु लुढ़क रहा होता है। मान के चलिए हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, तो उसमें फुटबॉल को मारिए तो लुढ़क रहा है, किसके कारण? तो लोटनिक घर्षण के कारण। किसके कारण? लोटनिक घर्षण। एक होता है घर्षण गुणांक, जैसे हम लोग पढ़े थे विकृति, बीमाहीन राशि है, मात्रकहीन राशि है। उसी तरह से इसका भी कोफिशिएंट को बोलते हैं फ्रिक्शन कोफिशिएंट को, मात्रकहीन और बीमाहीन। इसका भी कोई मात्रक नहीं होता है। घर्षण बल बराबर होता है म्यू आर। आर जो है रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब प्रतिक्रिया बल। ठीक है। अब म्यू जो हो जाएगा वहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, एफ हमारा फोर्स है। घर्षण गुणांक का मान का एक बार पूछा, कितना से कितना के बीच होता है? 0 से 1 की -1 से 1? 0 से क्या होगा जी? बोलिए। क्वेश्चन नंबर कितना है? 0 से 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताएंगे तब ये आंसर बताएंगे ना जी। सब कुछ समझना जरूरी है। स्थैतिक घर्षण जो होता है ज्यादा होता है, गतिज घर्षण उससे कम होता है, और लोटनिक घर्षण उससे कम होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। ये तीनों क्रम है, आगे जाके भी मिलेगा कहीं पे। किसी वस्तु का गतिज घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से क्या होगा? यही क्वेश्चन दिए हुए है। कम होगा। कम होगा। अब समझ में आया जी? इतना राम कहानी कहने के बाद आता है समझ में। तेल से आंसता भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज बना रहेगा या क्षैतिज से इस प्रकार अनत होगा कि पिछले सिरे का अधिक गहराई होगी। ये होगा आंसर सी नंबर। क्षैतिज से इस प्रकार अनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ये इंक्लाइन सरफेस पर चढ़ रहा है। ठीक है, इंक्लाइन सरफेस नहीं है, समतल सड़क है। हाँ, समतल सड़क है, एक समान त्वरण से जा रहा है, तो क्षैतिज से इस प्रकार अनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ये ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पत्र पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन अंदर की तरफ बाहरी पहिया पर उल्टेगा, अंदर की पहिया पर उल्टेगा, बाहर की तरफ पर फिसलेगा, अंदर की तरफ पर फिसलेगा। क्या होगा? बाहर ये तो जस्ट इमेजिन करना है कि आप 4 चक्का चला रहे हैं। ठीक है, किधर उल्टेगा, बाहरी पहिया पर कि अंदर पहिया पर? किधर उल्टेगा? ज्यादा चांस, आप साइकिल लेके जाइए, ट्रक नहीं चला सकते हैं तो किधर उल्टेगा? बाहरी पहिया हाँ, बाहरी पहिया। तो अंदर ही होता है, लेकिन बाहर है बाहर ही वृत्ताकार पत्र पर कैसे सोचने पर अंदर होगा? गिरते हैं तो आप बाहर गिरते हैं ना, या अंदर थोड़े गिरते हैं।
अपने साइड में गिरने का चांस बहुत कम होता है। जब भी आप उलटते हैं तो बाहर की तरफ उलटते पलटते हैं तो बाहर की तरफ फिसलेगा या बाहर की तरफ उल्टेगा। ठीक है, तो 1 और 3 सही है। वृत्ताकार पथ है तो दिया हुआ भी है कि यदि कोई गाड़ी इसे पढ़ लीजिएगा। अभिकेंद्रीय बल इसी में लगता है। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। तो लुढ़कना डेट इज कौन सा फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन। कौन सा? रोलिंग। उसके बाद रुक जाती है। तो ये क्या होगा इसका आंसर कि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। वो बल का नाम क्या है? अरे घर्षण बल, रोलिंग घर्षण फ्रिक्शन। वाला। हाँ ठीक है। इतना अच्छा से करवा रहे हैं उसके बाद भी आप लोग का यही स्थिति है। त्वरण का सूत्र क्या होता है? V माइनस U बाई T। v माइनस यू क्या है यहाँ पे? अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर लेंगे बटा टाइम। ये आपके एनटीपीसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। समझ गए हैं? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? अपकेंद्रीय। केंद्रन सिद्धांत। विकेंद्रीय। मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? अपकेंद्रीय। अपकेंद्र। अपकेंद्रीय। यही है क्रीम। दूध से क्रीम निकालेंगे अपकेंद्रीय बल। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग को पढ़ना है पेज नंबर कितना पर पहुंचे जी? कुछ क्वेश्चन अपने मन से करवा देते हैं। जैसे न्यूटन का, इसमें तीनों नियमों का हम लोग पढ़े हैं, तो इसका कुछ एग्जाम्पल हमको जरूरी है करना। जैसे कि न्यूटन के किस नियम से बल की प्रकृति के बारे में पता चलता है? पहला, दूसरा, तीसरा। सेकंड। अरे आप लोग गड़बड़ा जाइएगा। तीसरा। बल की प्रकृति बोलेगा तो तीसरा। किस नियम से हमें बल का फॉर्मूला मिलता है? दूसरा। दूसरा। किस नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है? पहला। पहला। तीनों बता दिए। कोई स्कूल में है का जी? टीचर उचर है का मैडम? तो न्यूटन का जो अब बताना है कि जैसे कांच में हम पत्थर मारने से कांच फूट जाता है या गोली मारने से उसमें छेद हो जाता है, किसके कारण? प्रथम, दूसरा, तीसरा। कौन सा नियम? प्रथम। प्रथम इसका सही आंसर है। या कंबल उम्बल देखते होंगे, ठंड के बाद क्या होता है, लोग उसको पीटते हैं ताकि धुल कर गिर जाए। किस नियम के कारण? प्रथम। जड़त्व का नियम। प्रथम। पीट पीट के उसका धूल झाड़ देते हैं। और बाकी जो आप जानते ही हैं, पेड़ पौधों की टहनियां को हिलाने पर गिर जाना फूल पत्ते, किसके कारण? ये भी प्रथम जड़त्व। प्रथम नियम के कारण। प्रथम। एक है कि गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है, ऐसा क्यों? किस नियम के कारण? क्यों नहीं, किस नियम के कारण? तीसरा होगा फिर। दूसरा होगा। दूसरा ठीक है। रीचा। रीचा का आईडी नहीं मिल रहा। के था, के से आए थे आज। कराटे खिलाड़ी ईंट को तोड़ने के लिए अधिक चोट मारता है, क्यों? दूसरा नियम के कारण। बड़े कील को अधिक गहराई तक धंसाने के लिए हथौड़े पर अधिक चोट किया जाता है, किस नियम? सेकेंड। ये भी दूसरा से, होगा। सेकेंड है। ठीक है। ऊंची या लंबी कूद करते हैं ना दरोगा में आप लोग? नहीं। दरोगा वाला एग्जाम में करते नहीं है जी आप लोग? तो करने के समय जमीन को हल्का खोद दिया जाता है, खोद कर
मतलब हल्का उसको कुदाल से कुछ भी से मतलब कि ऐसा बना दिया जाता है ताकि वो चोट कम लगे, हल्का उसको। तो इसमें किस कारण से? अरे उसको ऐसा बना दिया जाता है, मुलायम नहीं कर दिया जाता है, जूतना। मतलब कि खेत में जो उसका ऊपरी परत है जो छील छाल दिया जाता है कि उसको चोट नहीं लगे। अब तो गद्दा रख दिया जाता है, तो वो भी क्वेश्चन तो करवाए ही कि गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट अधिक लगती है। गद्दा इसलिए रखा जाता है कि चोट कम लगे, और ऊंची या लंबी कूद करने के समय जमीन को थोड़ा खोद दिया जाता है ताकि चोट कम लगे। सब किसका है? सेकंड नियम। सीधा और सिंपल सेकंड। मतलब समझिए। थर्ड वाला पहले पूछने दीजिए। बंदूक से गोली निकालने पर बंदूक पीछे की ओर आता है, किसके कारण? तीसरा। 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 रॉकेट का उड़ना एक बार पूछा है। संवेग संरक्षण या तीसरा। अरे न्यूटन्स में तीसरा। बताइए। तीसरा कहीं तीसरा। तीसरा। न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। बल हमेशा पेयर में होगा, कभी अकेले नहीं होगा, इसको भी याद रखिएगा। पानी में तैरते समय पानी पर चोट करना किसके कारण? दूसरा। तीसरा। 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 नाव से कूदने पर नाव पीछे की ओर हटना किसके कारण? तीसरा। तीसरा। हम्म, देखिए सीधा और सिंपल मतलब समझिए। गति से रिलेटेड रहेगा और उसका विरोध करेगा तो प्रथम नियम। जैसे हम लोग दरी को पीट रहे थे, धुलकन हट रहा था, विरोध कर रहा था ना, प्रथम नियम। चोट कम या समझिए ज्यादा लगे मतलब चोट लगे तो द्वितीय नियम। ठीक है, तीसरा नियम तो आप लोग को याद ही रहेगा। तीसरा नियम में क्या बताएं? घर्षण इसमें हम बताए हैं, घर्षण को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, घर्षण बताए ना जी। मशीन का जो कैपेसिटी होता है हमेशा 100% या 100% से अधिक, या सौ सौ परसेंट परसेंट कम 100%, होता है। 100। 100% से कम होता है, याद रखिएगा। कोई भी मशीन का कैपेसिटी 100% से, हाँ, कम होता है। कम होता है। 10 दिन ना करवाएंगे ना तो ये सब आप लोग भूल जाइए। एक होता है उत्तोलक, लीवर जिसको बोलते हैं हम लोग, जो हम लोग के काम को थोड़ा आसान करता है। ठीक है, तो उत्तोलक की दक्षता कितनी होती है? 0 से 1। अरे वाह, ये कहाँ से पढ़े हैं?